वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग खनिज और अयस्क के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर क्लास 10th और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा की वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी जो है उसकी बाहरी सतह को हम भूपर पट्टी कहते हैं और इस भूपर पट्टी में ही तत्व उपस्थित होते हैं। तत्व दो रूपों में होते हैं, एक मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। इतना हम जान चुके हैं। पर आगे की लेक्चर्स में अब हम तत्व के बारे में चर्चा न करके उसके प्रकार, धातु के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिलेबस में अधातु और उपधातु के बारे में चर्चा नहीं है, इसलिए हमारा सारा फोकस धातु पर ही होगा। तो हम मानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात बाहरी सतह भूपर पट्टी में धातु उपस्थित होते हैं। अब ये धातु जरूरी तो नहीं कि मुक्त अवस्था में हो या संयुक्त अवस्था में हो। अधिकांश धातुएं जो है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अर्थात वे दूसरे तत्वों से क्रिया करके जुड़ी हुई होती हैं और ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसे हमें ज़मीन से बाहर खोद कर निकालना पड़ता है। जी हाँ, खोद कर निकालना, इसी वर्ड को खनन करना भी कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी की बाहरी सतह अर्थात भूपर पट्टी में जो धातुएं हैं वो संयुक्त अवस्था में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसे हम खोद कर बाहर निकालते हैं और खोद कर बाहर निकालने के कारण अर्थात खनन करने के कारण ही हम उस यौगिक को या उस रासायनिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो मैं इसका एक परिभाषा नीचे लिख देता हूँ। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी की बाहरी सतह अर्थात भूपर पट्टी में पाए जाते हैं और इसे हम बाहर खोद कर निकालते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग खनिज कह देते हैं। इस खनिज को हम खोद कर निकालते हैं। इस खनिज में वैसे उपस्थित क्या होते हैं? इस खनिज में धातु ही उपस्थित होते हैं और हमें धातु की ही ज़रूरत होती है। तो यदि इस खनिज से हमें जो धातु है वो आसानी से खनिज से अगर हमें धातु आसानी से कम खर्च में और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। जी हाँ, यदि हमें इस खनिज से जो धातु है वो आसानी से मिल जाए, खर्च भी कम लगे और ज़्यादा मात्रा में मिल जाए, तो उस खनिज को हम खनिज न कह करके ही अयस्क कह देते हैं। इसकी परिभाषा भी कुछ इस प्रकार बनेगी कि तो स्टूडेंट्स, अयस्क की परिभाषा कुछ इस तरीके से बनी कि हर वो खनिज जिससे हम अगर धातु को आसानी से कम खर्च में और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर लें तो उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। आप दोनों ही परिभाषाएं नोट कर लीजिएगा। हम अगले एक टॉपिक पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले आपको तो पता ही है कि चाहे खनिज हो चाहे अयस्क हो, दोनों को ही हम पृथ्वी की सतह से बाहर खोद कर निकालते हैं, परंतु हर एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई एक खनिज ज़मीन से खोद कर निकाला और हमें पता चला कि उस खनिज में कोई धातु है और उस धातु को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने लगे, हमें खर्च भी ज़्यादा लगे और इतने करने के बाद धातु हमें बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हो, तो उस खनिज को हम अयस्क नहीं कहेंगे, वो खनिज खनिज ही रहेगा। तो इससे हमें सिद्ध हो जाता है कि सारे खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सारे अयस्क खनिज होंगे। क्यों? क्योंकि अयस्क को तो हम ज़मीन से ही खोद कर निकालते हैं और खोद कर निकालने वाले ही तो पदार्थ खनिज कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मुख्य अयस्क। यदि आपको पिछले टॉपिक समझ में नहीं आए हैं तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है वो है कॉपर। कॉपर, इसे हम हिंदी में तांबा भी कहते हैं। इसके मुख्य अयस्क को हमको याद करना पड़ेगा। इसका सबसे मुख्य अयस्क सबसे पहला है कॉपर पैराइड। जी हाँ, कॉपर पैराइड। आप नाम और उसके फॉर्मूले दोनों ही याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड में दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर पैराइड, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2 कॉपर पैराइड। इसके दूसरे मुख्य अयस्क हैं मेलाकाइट।
जी हाँ, ये कन्फ्यूजन करता है। आगे चल के आप याद रखिए कि मैलाकाइट किसका एस्क है? कॉपर का। मैलाकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। जी हाँ, मैलाकाइट का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड होता है क्यूप्राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके एक और नाम है। क्यूप्राइट को ही हम लोग रूबी कॉपर के नाम से भी जानते हैं। आप दोनों ही नाम याद रख लीजिएगा। क्यूप्राइट को रूबी कॉपर के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, Cu2O। फोर्थ में है चैल्कोसाइट, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, चाल्कोसाइट भी कई लोग कह देते हैं। चैल्कोसाइट या चाल्कोसाइट, इसका फॉर्मूला है Cu2S। इसको हम लोग कॉपर ग्लांस भी कहते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ग्लांस और ब्लेंड का मतलब सल्फर से होता है। तो अभी आप याद रख लीजिए कॉपर ग्लांस। आपको कॉपर के मुख्य 4 एस्क के नाम याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला CuFeS2। सेकेंड मैलाकाइट, उसके बाद आप क्यूप्राइट और चैल्कोसाइट के भी याद कर लीजिएगा। फिर इसी कड़ी में सेकेंड एक तत्व आता है, उसका नाम है लोहा। लोहा के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी याद किया होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब के बारे में। तो लोहा के मुख्य एस्क में सबसे नंबर 1 पे आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला लोगों को याद भी होगा, मैं बता ही देता हूँ, Fe2O3। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, ये भी इसका मुख्य एस्क है। मैग्नेटाइट में आएगा Fe3O4। अगला है सीडेराइट। सीडेराइट कार्बोनेट का एस्क होता है, तो कार्बोनेट एस्क होता है, लोहे का ही होता है, FeCO3। और एक लास्ट है आयरन पायराइट। आयरन इसमें नाम ही है पायराइट। आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। फॉर्मूले बहुत ही इजी हैं, आप याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो 3 पार्ट होते हैं, इन तीनों का अलग अलग अपना रोल है उनको याद करने का। मैं बता ही दूँ, फिजिकल, ये चैप्टर्स सारे आपके समझने वाले होते हैं, आपको समझना पड़ता है, उसके बाद याद करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में पहले आपको याद करना पड़ता है, बाद में आपको चीज़ें समझ में आती हैं। और ऑर्गेनिक तो रटना ही पड़ता है, मतलब आपको इक्वेशन जो है, उसके जो समीकरण हैं, वो सारे आपको लिख लिख के याद करने पड़ते हैं। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सबसे पहले तो इन अयस्कों के नाम और फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब हम इनऑर्गेनिक को समझ पाएंगे। इसी कड़ी में हमारा तीसरा जो तत्व है आयरन के बाद, वो एल्यूमिनियम है। इसका एक ही मुख्य एस्क सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य एस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, Al2O3, डॉट में 2H2O। ये 2 पानी के कण भी अणु आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा में एक याद रख सकते हैं, अभी तक तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, पर आशा है कि ये पूछ सकता है, केओलिनाइट। केओलिनाइट, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, पर प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला है Al2OH के होल 4.Si2O5। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ये केओलिनाइट है, इसको कोलोनाइट भी कहा जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉक्साइट है। इसी कड़ी में चौथा तत्व होता है हमारा जिंक। जिंक भी इम्पोर्टेंट है। पिछले 1 साल या 2 साल पहले जिंक के भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड में देखे हैं। जिंक का क्वेश्चन से बनता है कि जिंक का मुख्य एस्क क्या है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। पहला ही जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS, मैंने पहले ही कहा। ब्लेंड और ग्लांस का मतलब आपका सल्फर से रिलेटेड होगा, तो जिंक ब्लेंड। अगला होता है इसका एक कैलामाइन, ये कंफ्यूज करता है आपका, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैलाकाइट किसका एस्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कैलामाइन, कैलामाइन आपका है फॉर्मूला ZnCO3। और एक लास्ट और याद रख लीजिएगा, जिंकाइट। जिंकाइट भी इम्पोर्टेंट है, आगे इसका रोल है। जिंकाइट बहुत आसान है, ZnO। ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं गए हैं, पर उनके भी आप याद रख लेंगे तो आपके
काम आएंगे। इसी कड़ी में कुछ और भी धातुएं हैं पर इनके क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं पूछे गए हैं, पर इन दोनों के क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिले हैं। जैसे गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS। गैलेना अर्थात PbS किसका अयस्क है, Pb का। ऐसे ही मरकरी, इसका अयस्क क्या है, सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HgS। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने वाला पोर्शन है। जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप घर बैठ के इन सभी चीज़ों को नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।